हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरी द मैथ्स गुरु। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। ये क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर दिस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ये 2021 में आया हुआ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है। इसका हम सॉल्यूशन आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये टॉपिक आपके BA MSc और MCOM और MBA में भी ऑपरेशन रिसर्च नाम की एक बुक में इंक्लूडेड है। ऑपरेशन रिसर्च जो सब्जेक्ट है उसमें लीनियर प्रोग्रामिंग एक पार्ट है। दैट मीन्स ऑपरेशन रिसर्च का लीनियर प्रोग्रामिंग एक पर्टिकुलर पार्ट है। ठीक है, तो वहाँ वो जो भी स्टूडेंट ऑपरेशन रिसर्च का क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने जा रही है। और इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट देखिएगा, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन ऑफ द फॉलोइंग LPP। इस LPP एक यहाँ पर गिवन है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसके लिए हमें नंबर ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट हमें फाइंड आउट करनी है। कितने एक्सट्रीम पॉइंट्स कितने होंगे इसके फिजिबल रीजन में। तो फिजिबल रीजन हम पहले ट्रेस कर लेते हैं। फिजिबल रीजन पहले हम यहाँ पर ट्रेस कर लेते हैं। यहाँ पर फिजिबल रीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम ग्राफिकल मेथड का यूज़ कर रहे हैं। ग्राफिकल मेथड से पहले हम इसे ट्रेस करेंगे फिजिबल रीजन को, और उसके बाद उसके एक्सट्रीम पॉइंट, दैट मीन्स कॉर्नर पॉइंट, क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट जो होते हैं वो फिजिबल हमेशा कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये पॉलीगन ड्रॉ करेंगे जो इनसे ट्रेस आउट होगा, यानी कि रीजन फिजिबल रीजन। वो ट्रेस करने के लिए इनइक्वालिटीज़ जो भी हैं उसको हमने इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। दैट मीन्स जो भी लेस देन और इक्वल टू के साइंस हैं उनको इक्वल टू में कन्वर्ट कर लिया। इक्वल टू में कन्वर्ट करने के बाद ये हमें स्ट्रेट लाइन्स मिल गई। x1 + 2x2 = 40, 3x1 + x2 = 30, 4x1 + 3x2 = 60। अब एक एक लाइन के हम पॉइंट्स निकाल लेंगे, क्योंकि लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो कोई भी 2 पॉइंट सिंपल से हम निकाल लेंगे। जैसे इस लाइन के पॉइंट निकालने, तो एक बार मैंने x1 को 0 रख दिया। तो जैसे ही मैं यहाँ x1 को 0 रखूँगा तो 2x2 = 40 आ जाएगा, और x2 की वैल्यू हमारे यहाँ पर सॉल्व करके 20 आ जाएगी। तो x1 मैंने 0 रखा, x2 की वैल्यू 20 आ गई, तो पॉइंट हो गया 0,20। इसी तरीके से इस बार x2 को 0 रख देंगे। अगर मैं x2 को यहाँ 0 रख देता हूँ तो x1 की वैल्यू आपको दिख रही होगी, यहाँ से हम 40 मिल जाएगी। तो x1 40 आ गया, x2 को हमने 0 रखा, तो पॉइंट क्या है 40,0। सेम इसी तरीके से हम बाकी दोनों जो लाइन्स हैं उनके भी पॉइंट्स निकाल लेंगे। लाइन्स के जब हमने पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए, तो अब हम इन लाइनों को ड्रॉ कर देंगे। सबसे पहले ये पॉइंट्स देखते हैं। पहली कंस्टेंट को ड्रॉ करना है, तो 0,20 पॉइंट। 0,20 पॉइंट मैंने यहाँ पर दो स्ट्रेट लाइन लिए, ये x1 एक्सिस हो गई, ये x2 एक्सिस हो गई, यहाँ पर ओरिजिन हो गया। तो सबसे पहले हम 0,20 पॉइंट को ड्रॉ करेंगे। 0,20 मतलब x1 एक्सिस पर 0 चलना है, दैट मीन्स ये पॉइंट x2 एक्सिस पर होगा। तो 0,20 पॉइंट हमारा ये वाला हो जाएगा। ये पॉइंट 0,20 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है 40,1। 40,1 कहाँ पर होगा, x1 एक्सिस पर, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो स्टूडेंट, हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ये हमने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। तो ये जो हमें मिली, ये हमें पहली लाइन की इक्वेशन मिल गई। फर्स्ट लाइन कौन सी थी हमारी, ये x1 + 2x2 = 40, ये आ गया। दूसरी फिर 3x1 + x2 = 30। इसके पॉइंट्स देख रहे हैं हम, 0,30। 0,30 पॉइंट कौन सा होगा, 0,30 पॉइंट ये वाला पॉइंट हो जाएगा, 0,30। और इसका एक और लाइन का पॉइंट है 10,0। 10,0 कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला। इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे। ये हमने ज्वाइन कर दिया। ये कौन सी कंस्टेंट आ गई, ये आ गई हमारी सेकंड कंस्टेंट, 3x1 + x2 = 30। ये सेकंड कंस्टेंट आ गई। नेक्स्ट फिर हम ये लास्ट कंस्टेंट 4x1 + 3x2 = 60, इसको ड्रॉ करेंगे। 4x1 + 3x2 = 60 के पॉइंट क्या है, 0,20 एंड 15,0। तो 0,20 पॉइंट कहाँ होगा, 0,20 पॉइंट हमारा ये वाला हो गया। और 15,0 x1 एक्सिस पर होगा, यहाँ पर कहीं पर 15 आएगा, 10 और 20 के बीच में। तो इन दोनों को भी हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये वाला हमारी ये थर्ड कंस्टेंट आ गई, थर्ड इक्वेशन आ गई। तो थर्ड इक्वेशन, ये किस लाइन की इक्वेशन थी, उसकी इक्वेशन हमने यहाँ पर लिख लेते हैं इस लाइन की, 4x1 + 3x2 = 60। ये हमारे पास लाइन आ गई। अभी स्टूडेंट, हम यहाँ पर रीजन को आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये जो हमने सारे पॉइंट्स ड्रॉ किए, ये सब इक्वल का साइन लेकर करें। तो हमारे पास जो रीजन क्वेश्चन के अंदर दिया है वो लेस भी हो सकता है। दैट मीन्स ये इनइक्वालिटी लेस देन और इक्वल है। तो इसके लिए आइडेंटिफाई करना होगा कि रीजन कौन सा है इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई। पहले तो ये लाइन देखें कि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी वाली है, ये वाली। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें वो पॉइंट चाहिए जो लेस की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करते हो। दैट मीन्स ये लेफ्ट साइड लेस देन 40 आता हो। तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है, जो आपके इनइक्वालिटी x1 + 2x2 <= 40, इसमें आप लेफ़्ट साइड में
कोई भी एक स्ट्रेट लाइन का पॉइंट रखिए, क्योंकि ये जो इस समय पॉइंट है वो इक्वल टू को लेकर सेटिस्फाई करने वाले हैं। मीन्स लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे इसके लिए ये दोनों लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल आएगी। हमें वो पॉइंट चाहिए जिसके लिए लेफ्ट साइड लेस आए, तो लेस वाले पॉइंट या तो लाइन के इधर होंगे या इधर होंगे। अब इधर या इधर किधर है आइडेंटिफाई करने के लिए आपको इस इनइक्वालिटी में पुट करना होगा। जैसे हम इनइक्वालिटी में इसके किसी भी एक साइड का एक पॉइंट लेते हैं, तो सिंपल सा पॉइंट इसके एक साइड का लेने का हमारा ओरिजिन है 0 0। हम इसके एक साइड का सिंपल सा पॉइंट एक 0,0 ले सकते हैं। आपकी इच्छा आप कोई भी ले सकते हैं। तो मैंने लाइन के एक लेफ्ट साइड का पॉइंट लिया 0,0। राइट चेक करता हूँ ये इसे सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। तो अगर मैं x1 को 0 रखता हूँ और x2 को भी 0 रखता हूँ तो लेफ्ट साइड आपकी सॉल्व करके 0 आ जाएगी और राइट साइड आपका 40 है। तो इक्वालिटी साइन को भूल जाए तो आपका कंडीशन बनेगी 0 लेस देन 40। तो 0 लेस देन 40 वाली जो कंडीशन है, क्या ये ट्रू है? क्या 0 40 से छोटा होता है? तो आपका आंसर होगा येस ट्रू। तो ये बात यहाँ पर हमारी ट्रू है। तो इसका मतलब ये पॉइंट जो हमने रखा है इसमें 0,0 वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स रीजन इस साइड होगा जहाँ पर ये पॉइंट है, क्योंकि ये साइड सेटिस्फाई कर रही है। तो 0 0 के साइड ये जो लाइन के पॉइंट है, लाइन के 0 0 के साइड जितने भी पॉइंट है वो सारे इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे लेस देन को। इट मीन्स लेस देन और इक्वल टू वाले पॉइंट कौन से होंगे? जो इक्वल बाउंड्री पर है और इसके इधर इधर है ओरिजिन साइड में। तो ये वो पोर्शन हो गया इसके इधर के सारे पॉइंट। अब सेकंड कंस्टेंट को इसी तरीके से देखते हैं। अब ये सेकंड कंस्टेंट में अगर हम देखें यहाँ पर 0 0 रख के लेफ्ट साइड, तो x1 0 x2 0 रखने पर लेफ्ट साइड हमारी आ जाएगी 0 और इधर आ जाएगा ग्रेटर देन 30। तो क्या 0 30 से ग्रेटर होता है? नहीं। हमारा आंसर होगा नहीं। इट मीन्स ये जो 0 0 पॉइंट है इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इट मीन्स ये इनइक्वालिटी फेल हो रही है। तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, जिसका मतलब जहाँ ओरिजिन है इस लाइन के उसके अपोजिट साइड, तो ये लाइन हमारी ये वाली थी 3x1 + x2 = 30 वाली, इस लाइन के ओरिजिन इस साइड है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब रीजन कहाँ होगा? इसके अपोजिट साइड इधर। तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन हम वो रीजन जो भी होगा फिजिबल रीजन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला वो इसके इस साइड होगा। ठीक है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट कंस्टेंट को देखते हैं इसी तरीके से। इसमें 4x1 + 3x2 ≥ 60। तो इस कंस्टेंट के कोरस्पॉन्डिंग हम अगर 0 0 रखते हैं इसमें, तो लेफ्ट साइड में 0 + 0 ये 0 आ जाएगा। >60 बात सही है? नहीं है, ये फॉल्स है। ठीक है, ये फॉल्स है। इसका मतलब रीजन इसके ओरिजिन साइड नहीं होगा इस लाइन के कोरस्पॉन्डिंग। तो लाइन कौन सी दी है? 60 वाली, ये वाली लाइन थी, ये वाली लाइन थी, ये वाली लाइन थी। तो इस लाइन के, ठीक है, ये वाली लाइन जो हमारी ये वाली आ रही है इस लाइन के यानी कि ओरिजिन साइड नहीं होगा, तो इसके दूसरी साइड, दैट मीन्स रीजन इसके इधर इधर होगा। तो अब कॉमन रीजन जो सारी बातों को इनको सेटिस्फाई कर रहा है, और x1 > x2 > 0 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जिसमें x1 x2 दोनों पॉजिटिव हो, तो इस क्वाड्रेंट में वो रीजन जो इन सारी बातों को सेटिस्फाई करता हो, फर्स्ट को भी, सेकंड को भी, थर्ड को भी, और नॉन नेगेटिविटी उसे फिजिबल रीजन कहा जाता है। जो सारी कंस्टेंट को सेटिस्फाई करे और नॉन नेगेटिविटी की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे उसे फिजिबल रीजन कहा जाता है। तो वो कह रहा है फिजिबल रीजन के एक्सट्रीम पॉइंट निकालने। तो फिजिबल रीजन पहले आइडेंटिफाई हम करें, तो फिजिबल रीजन क्या होगा? जो सारी कंस्टेंट को सेटिस्फाई करे। दैट मीन्स इस लाइन के इधर भी हो, इसके इधर भी हो, इसके इधर भी हो, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इन सबको बात को सेटिस्फाई करने वाला रीजन हमारा ये बन रहा है, ये वाला रीजन। तो स्टूडेंट अगर हम ध्यान से देखें तो उस रीजन की बाउंड्री क्या बन रही है आपकी, जो सारी बातों को सेटिस्फाई करेगा, वो आप ध्यान से देखें तो रीजन की बाउंड्री हमारी ये बन जाएगी। ये एक पॉलीगन बन जाएगा, बहुभुज। ठीक है। तो अब आप इस पॉलीगन को देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जितने इसके कॉर्नर पॉइंट होंगे वही एक्सट्रीम पॉइंट होंगे। तो इसके कॉर्नर पॉइंट इसमें कितने दिख रहे हैं आप देख सकते हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। तो टोटल हमारे पास दिख रहे हैं कितने कॉर्नर पॉइंट? 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कहता है? इफ़ इन ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ऑल BI's दैट इज राइट हैंड साइड ऑफ ऑल कंस्टेंट आर पॉजिटिव देन इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन विल बी। मीन्स किसी भी LPP के राइट हैंड साइड वाली जो जितनी भी टर्म्स हैं स्टार्टिंग में वो सब पॉजिटिव हैं, तो इनिशियल जो सॉल्यूशन है वो हमेशा क्या होगा? हमारा इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन हमारा क्या होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर बात आती है इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन कौन सा होता है। जैसे यहाँ पर ये हमारी एक LPP है, ये वाली थी LPP, इसमें राइट साइड में सारी टर्म हमारी क्या है? पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव है, कोई भी नेगेटिव नहीं है। तो उस केस में हम जब इनिशियल BFS निकालते हैं, आप देखेंगे हम जब सिंप्लेक्स मेथड पढ़ेंगे तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है? LPP को सिंप्लेक्स मेथड से अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले यहाँ पर इक्वलिटी बनानी होती है। इक्वलिटी नहीं है तो इक्वलिटी बनाने के लिए कुछ वेरिएबल ऐड कर या सब्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर हम लेस देन इक्वल टू का साइन देख रहे हैं, लेस देन और इक्वल टू का साइन देख रहे हैं। तो जो ये लेस देन और इक्वल टू का साइन है, इस लेस देन और इक्वल टू के साइन को इक्वल बनाने के लिए इधर इस साइड लेस है, इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो x1 + 2x2 प्लस एक नया वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा, मान लीजिए x3, तो इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड वाली में अगर हम देखें तो 3x1
प्लस x2 था और इसमें ग्रेटर दैन इक्वल टू का साइन है, तो इक्वल करने के लिए कुछ माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इस साइड ग्रेटर है, तो ये x4 मान लीजिए माइनस करना पड़ रहा है, तो ये 30 के इक्वल हो जाएगा। ऐसे इसमें हमें 4x1 प्लस 3x2 ग्रेटर है, तो इसमें भी कुछ माइनस करना पड़ेगा नया वेरिएबल, मान लीजिए x5, तो ये एक इक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करते हैं कि आइडेंटिफाई करते हैं सिंप्लेक्स मेथड के अकॉर्डिंग जो वेरिएबल के कोफिशिएंट से यूनिट मैट्रिक्स बन रही है, यूनिट मैट्रिक्स के कॉलम बन रहे हैं। यूनिट मैट्रिक्स के कॉलम कौन से होते हैं? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस टाइप के कॉलम बनने चाहिए। तो पहले यहाँ पर देखें x1 के कोफिशिएंट से क्या आ रहा है कॉलम 1 3 4, नहीं बन रहा यूनिट मैट्रिक्स का कॉलम। x2 से 2 1 3, नहीं बन रहा यूनिट मैट्रिक्स का कॉलम। x3 के कोफिशिएंट से 1, इसमें x3 नहीं है तो 0, इसमें x3 नहीं है तो 0, तो कॉलम बन गया एक 1 0 0, एक तो बन गया। अब x4 से 0 -1 0 बनेगा, तो वो भी यूनिट मैट्रिक्स का कॉलम नहीं है, होना चाहिए 0 1 0, और बनेगा 0 -1 0, तो वो भी नहीं है। x5 से भी नहीं बनेगा, तो आपको एक आर्टिफिशियल वेरिएबल यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा यूनिट मैट्रिक्स का कॉलम बनाने के लिए। पहली में नहीं, दूसरी इक्वेशन में, क्योंकि दूसरा कॉलम नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा xa1 और इसमें ऐड करना पड़ेगा xa2, ठीक है। तो उसके बाद ये जो कॉलम यूनिट मैट्रिक्स के बन जाएंगे, इनको वेरिएबल को 0 रखकर, इन सभी वेरिएबल को जो यूनिट मैट्रिक्स के कॉलम बना रहे हैं, कौन कौन बना रहे हैं यहाँ पर? एक तो x3 से बन रहा है, एक xa1 से बन रहा है और एक xa2 से बन रहा है। इनको छोड़कर बाकी सबको 0 रखते हैं, तो जो सोल्यूशन निकल कर आता है उसे एलपीपी का इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन कहते हैं। जो यूनिट मैट्रिक्स के कॉलम बना रहे हैं उन्हें छोड़कर बाकी सब वेरिएबल को 0 रखने पर जो सोल्यूशन बनता है वो एलपीपी का इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन कहलाता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें हमारा x3 xa1 और xa2 को छोड़कर सब 0 हमें रखना पड़ेगा, इनिशियल BFS निकालना है, तो क्योंकि ये यूनिट मैट्रिक्स के कॉलम बन रहे हैं x3 xa1 xa2 से, तो x किस किस को 0 रखना पड़ेगा इसका मतलब इन्हें छोड़कर क्या बचा? x1 0 रखना है, x2 0 रखना है, x3 नहीं रखना, x4 0 रखना है और x5 0 रखना है। तो ये सब वैल्यूज़ हमें 0 रखनी है। तो जब हम x1 x2 को 0 रख देंगे पहली कंस्टेंट में, तो आपका क्या बचेगा? सिर्फ x3। तो x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x3 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी हमारी 40। जब हम सेकंड कंस्टेंट में जाएंगे तो हमें क्या 0 रखना है? x1 0 रखना है, x2 भी 0 रखना है और x4 भी 0 रखना है। तो यहाँ पर क्या बचेगा? सिर्फ इसमें xa1 बचेगा जो हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करा है। तो इससे xa1 की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? जो राइट साइड है, यानी कि 30। लास्ट कंस्टेंट में x1 को 0 रख रहे हैं आप, x2 को भी 0 रख रहे हैं और x5 को भी 0 रख रहे हैं, x1 को भी, x2 को भी, x4 को भी, x5 को भी, सब 0 रख दिया। तो यहाँ पर क्या बचा रह जाएगा? आर्टिफिशियल वेरिएबल xa2 रह जाएगा और उसकी वैल्यू कितनी दिख रही है राइट साइड में? 60, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये वेरिएबल निकल कर आए हैं, जिनकी वैल्यू हमने निकाली है, इन्हें कहा जाता है क्या? बेसिक वेरिएबल। इन्हें क्या कहा जाता है? बेसिक वेरिएबल। जिनके कोएफिशिएंट से यूनिट मैट्रिक्स के कॉलम बनते हैं उन्हें बेसिक वेरिएबल। तो ये जो बेसिक वेरिएबल हैं जो यूनिट मैट्रिक्स के कॉलम बना रहे थे सॉल्यूशन में, ये जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आया, इसमें इनमें से अगर एक भी बेसिक वेरिएबल 0 वैल्यू रखता है, ये तो सॉल्व करके निकाले हैं, इनमें से एक भी वैल्यू 0 आ जाए किसी की भी, तो सॉल्यूशन डीजनरेट कहलाता है। और कोई भी 0 नहीं आए, सारे नॉन जीरो आए, तो उस केस में सॉल्यूशन क्या कहलाता है? नॉन डीजनरेट कहलाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो वैल्यू आई है कोई भी नेगेटिव नहीं है, वो 0 नहीं है, कोई भी वैल्यू 0 नहीं है। तो इसका मतलब ये जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है ये कैसा है? नॉन डीजनरेट सॉल्यूशन है। अगर एक भी 0 आ जाता है इनमें से तो सॉल्यूशन क्या कहलाता है? डीजनरेट कहलाता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमारे पास क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो ये वैल्यू निकल कर आने वाली आप देख रहे हैं वो वही आ रही है जो राइट हैंड साइड में है, और राइट हैंड साइड में वो ऑलरेडी बोल रहा है यहाँ क्वेश्चन में कि इफ़ इन एलपीपी ऑल द बीआईज मतलब ये राइट हैंड साइड टर्म बोल भी रहा है, राइट हैंड साइड टर्म क्या है? पॉजिटिव है। अगर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो आप देख रहे हैं जैसे इस क्वेश्चन में ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो यही तो इनिशियल बीएफएस में वैल्यू बनने वाली है। तो अगर ये सारी पॉजिटिव है तो इट मीन्स इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में जो वैल्यूज़ आएंगी वो कोई 0 आएगी ही नहीं, क्योंकि सारी तो यही वैल्यू आनी है, तो यानी कि सारी पॉजिटिव होंगी। और जब सारी पॉजिटिव होंगी, कोई भी 0 नहीं होगा, तो सोल्यूशन कैसा होगा? अभी बताया मैंने, कोई भी 0 नहीं होता बेसिक वेरिएबल, तो उस केस में सोल्यूशन कैसा होता है? नॉन डीजनरेट होता है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट मैंने ये इसलिए डिस्कस किया कि ये सारी बातें बताने से आपको बेसिक वेरिएबल किसे कहते हैं, बेसिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं, और ये सब बातें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि आगे क्वेश्चंस में ये ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद बात आती है द मैक्सिमम नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन ऑफ ए सेट ऑफ m साइमल्टेनियस इक्वेशन इन n वेरिएबल सच दैट n ग्रेटर देन इक्वल टू m। मीन्स अगर किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में m इक्वेशन है और n वेरिएबल हैं, तो उससे जो सॉल्यूशन निकलेगा बेसिक सॉल्यूशन, उसकी कितने मैक्सिमम बेसिक सॉल्यूशन किसी भी एलपीपी के हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमने जो इक्वेशन बनाई थी, कितनी इक्वेशन बन रही थी? 1 1 2
3, 3 इक्वेशन थी और वेरिएबल कितने बन रहे थे यहाँ पर हमारे पास, एक था x1, x2, x3, x4, x5, x7 एंड x8। तो टोटल देखें तो 5 + 2 7, 7 वेरिएबल थे। तो 7 वेरिएबल में से, ठीक है, 5 + 2 7 वेरिएबल थे, 7 वेरिएबल में से 3 इक्वेशन है, तो सोल्यूशन तभी निकल सकता है जब 3 ही वेरिएबल हो। तो इसके लिए आपको 3 से एक्स्ट्रा जितने भी वेरिएबल हैं, तो 7 में से एक्स्ट्रा कितने वेरिएबल थे आपके, 7 में से एक्स्ट्रा आपके वेरिएबल कितने थे, 3 इक्वेशन है और 7 वेरिएबल है, तो कितने वेरिएबल एक्स्ट्रा हैं, तो 7 - 3 कर देंगे। तो 7 - 3 करने पर कितना आंसर आ जाएगा, 4, यानी कि 4 वेरिएबल्स एक्स्ट्रा बचे। तो आपको 4 वेरिएबल को अगर आप 0 रख देंगे तो इक्वेशन 3 वेरिएबल और 3 इक्वेशन में बन जाएगी, नंबर ऑफ वेरिएबल और नंबर ऑफ इक्वेशन इक्वल हो जाएंगी। उससे जो सोल्यूशन निकल कर आएगा वो आपके बेसिक सोल्यूशन बनेंगे, जैसे यहाँ पर निकाला था हमने। तो यहाँ पर आपको 4 वेरिएबल को, जैसे अभी भी हमने 0 रखा था, ये जब निकाला था x1 को 0 रखा था, x2 को रखा था, x4 को और x5 को 4 को रखा था और एक बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकाल लिया था। इसी तरीके से हम बहुत सारे बेसिक BFS निकाल सकते हैं, बस कोई 4 वेरिएबल को आपको 0 रखना है। इट मीन्स वो 4 चूज़ करने का तरीका कितने में से चूज़ करना है, 7 में से। इसका मतलब बेसिक फिजिबल सोल्यूशन कितने निकल सकते हैं इसके, 7C4 और ठीक है 7C4। और यहाँ 4 क्या था, 4 इक्वल टू था किसके, नंबर ऑफ़ वेरिएबल यानी कि 7 माइनस नंबर ऑफ़ इक्वेशन यानी कि 3, तो उससे आया था। तो यानी कि नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन कितने बने, अगर 7 हमारे पास 7 वेरिएबल हैं और 3 इक्वेशन है, तो कितने से पॉसिबल BFS मैक्सिमम बन सकते हैं बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन 7C 7 - 3। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर वो कह रहा है कि कितने सॉल्यूशन बन सकते हैं किसके, सेट ऑफ m साइमल्टेनियस इक्वेशन m है और वेरिएबल कितने n, तो सॉल्यूशन कितने बनेंगे, NCn - m। और आपने पढ़ा होगा कॉम्बिनेशन में 12th में कि NCn - m इक्वल होता है किसके, NCm के। इट मीन्स नंबर ऑफ सॉल्यूशन एटमॉस कितने हो सकते हैं, NCm। तो ऑप्शन आपका C यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। The non-negative variable which are subtracted from the left hand side of the constraint to convert them into equality are called। तो जैसा कि हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन भी किया था कि किसी भी LPP को, जैसे ये वाली LPP है, इस LPP को सॉल्व करने के लिए पहले आपको सिंप्लेक्स मेथड के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए लेस देन इक्वल टू का साइन है तो इसे इक्वल टू में कन्वर्ट करना होगा। इक्वालिटी में बदलने के लिए इक्वेशन बनाना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर क्योंकि लेफ्ट साइड लेस है तो इक्वल करने के लिए कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो 2x1 + x2 और एक नया वेरिएबल जो क्वेश्चन में नहीं है उसके अलावा x3 हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो नया वेरिएबल इक्वलिटी करने के लिए लेफ्ट साइड ऐड करना पड़ा, इन वेरिएबल को कहा क्या जाता है, स्लैक वेरिएबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्लैक वेरिएबल कहा जाता है। और अगर ग्रेटर का साइन है, मान लो यहाँ पर इनइक्वालिटी आपकी ग्रेटर दैन इक्वल टू होती है लेस देन की जगह पे 5 से, तो उस केस में आपको कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, मान लीजिए x4। तो ये जो माइनस करना पड़ा वेरिएबल x4 उसे सरप्लस वेरिएबल बोलते हैं, सरप्लस वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, नॉन नेगेटिव वेरिएबल विच आर सब्ट्रैक्टेड, जो सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं। तो सब्ट्रैक्ट लेफ्ट हैंड साइड से कौन से करने पड़ते हैं, सरप्लस वेरिएबल, आपको मैंने बताया। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा 4th क्वेश्चन का। अब आप 5th क्वेश्चन पर आते हैं। फॉर द फॉलोइंग LPP मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू दिस, ये हमें LPP दी है। तो द वैल्यू ऑफ z इज़ मैक्सिमम एट, तो z की वैल्यू मैक्सिमम किस पॉइंट पर होगी, वो हमें इसका पॉइंट यानी कि सॉल्यूशन निकालना है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी आपको कोई LPP दिखाई दे जो LPP 2 वेरिएबल में है, तो LPP को लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मेथड आपके कई हैं। एनालिटिक मेथड है, ग्राफिकल मेथड है और सिंप्लेक्स मेथड है। तो सबसे आसान इन सब में मेथड में आपका ग्राफिकल मेथड है। तो अगर 2 वेरिएबल में LPP दी है और MCQ पेपर है तो आपको हमेशा 2 वेरिएबल में ही देगा, आपको उसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, जल्दी आंसर मिल जाएगा। चलिए अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं किस तरीके से निकलेगा। तो पहले इसे प्लॉट कर लेते हैं, इसका फिजिबल रिजल्ट आइडेंटिफाई करने थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस LPP को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें जो भी कंस्टेंट है उन्हें इक्वल में बदलना पड़ेगा। तो पहली कंस्टेंट हमारे लेस देन इक्वल टू में है, तो इक्वल बनाने के लिए हमने यहाँ पर लेस देन इक्वल टू हटाया और इक्वल का साइन लगा दिया। ऐसी दूसरी में भी इक्वल लगा दिया, तीसरी में इक्वल लगा दिया। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनको प्लॉट करने के लिए पॉइंट निकालने होंगे। तो मैंने जैसे बताया ऊपर वाले क्वेश्चन में, सबसे पहले आपको सिंपल से पॉइंट निकालने हैं, तो कुछ भी रख सकते हैं। मैं तो सिंपल यहाँ पर 0 रख रहा हूँ। तो x1 0 रखा तो x2 की वैल्यू 5 आ जाएगी, इसमें रखा तो पॉइंट क्या हुआ 0,5। दूसरी बार इसमें एक और पॉइंट निकाला, क्योंकि लाइन है, ये लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, तो एक तो निकाल चुके, अब एक और निकालना होगा, मिनिमम 2 पॉइंट तो चाहिए। तो इस बार x2 को 0 रख दिया मैंने यहाँ पर, तो x1 कितना आ जाएगा 5/2। तो पॉइंट क्या हो गया 5/2, 0, क्योंकि x1 5/2 आया और x2 0 रखा था। इसी तरीके से इसके थर्ड के भी हमने पॉइंट निकाल लिए, तो 1 0, -1 और 1, 0। और ये लाइन है ही हमारे पास जो x2 = 2 है, ये लाइन x1 एक्सिस के पैरेलल होगी 2 डिस्टेंस पर। तो इसे प्लॉट करने के लिए पॉइंट की ज़रूरत नहीं है। तो अब इन्हें पहली जो लाइन है इसको ड्रॉ करने के लिए हमें पॉइंट पता है 0, 5 और 5/2, 0। 0, 5 पॉइंट कहाँ होगा x2 एक्सिस पर। अगर मैं इसे x2 बोल रहा हूँ और इसको हम x1 एक्सिस बोल रहे हैं, तो 0, 5 ये वाला पॉइंट हो जाएगा, है ना, और 5/2, 0 ये वाला पॉइंट हो जाएगा। इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो ये हमारी पहली
कंस्टेंट 2x1 माइनस x2 इजिकल टू 5 के कॉरस्पॉन्डिंग आ गई। इसी तरीके से दूसरी के ड्रॉ करने के लिए पॉइंट है इसके 0, -1 हमने निकाले थे, तो 0, -1 पॉइंट कहाँ होगा, x2 एक्सिस पर नीचे की साइड ये वाला, और 1, 0 कहाँ होगा, ये x1 एक्सिस पर। इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो ये स्ट्रेट लाइन हमारी ये वाली कंस्टेंट x1 माइनस x2 इजिकल टू 1 वाली आ गई। उसके बाद फिर हमें ये वाली कंस्टेंट ड्रॉ करनी है x2 इजिकल टू 2। तो x2 इजिकल टू 2 क्या होगी, एक लाइन, क्योंकि x2 है इक्वल टू है तो ये x1 एक्सिस के पैरेलल होगी। कितने डिस्टेंस पर होगी, 2 डिस्टेंस पर, तो x1 एक्सिस के पैरेलल 2 डिस्टेंस पर एक लाइन आ जाएगी यहाँ पर। बट अभी एक कन्फ्यूजन है कि अगर हम वो लाइन ड्रॉ कर देंगे तो अब ग्राफ में पता नहीं है ये वाला पॉइंट, क्योंकि हमने तो फ्री हैंड से ग्राफ ड्रॉ करा है, तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने पर ही हो सकता है ये पॉइंट यहाँ पर ही आए लाइन पर या नीचे आए। तो इसके लिए पहले इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लो जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है। वो कैसे, ग्राफ से रीड करके तो निकालोगे नहीं, क्योंकि ग्राफ पेपर एक्चुअल तो हमारे पास है नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो दोनों को माइनस करने पर x2 कट जाएगा, और 2x1 माइनस x1 कितना आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू 5 माइनस 1 यानी कि 4। ठीक है, तो दोनों को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं इन दोनों इक्वेशन को, तो माइनस करने पर आपको क्या मिल रहा है, दोनों को माइनस करेंगे तो x2 को माइनस करने पर ये दोनों कैंसिल, सॉरी यहाँ पर इक्वेशन में प्लस है, यहाँ पर इक्वेशन में प्लस है, आप देख रहे हैं यहाँ पर प्लस है, तो ये प्लस है, वैसे पॉइंट सही निकले हैं, तो यहाँ पर प्लस है। तो यहाँ पर जब ये आपको सॉल्व करना है तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, x2 एलिमिनेट करने के लिए ऐड करेंगे, x2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2x1 प्लस x1 3x1 आ जाएगा, तो 3x1 आ जाएगा, और 5 + 1 6। तो यहाँ से x1 की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आ जाएगी, 2। तो यहाँ पर इस पॉइंट के लिए x1 आपको मिल गया 2, और यहाँ पर आपको जो लाइन ड्रॉ करनी है x2 इजिकल टू 2, वो भी x1 एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर होगी, 2 डिस्टेंस पर। इट मीन्स ये लाइन यहीं से होकर जाएगी, तो ये लाइन आपकी हो जाएगी x2 इजिकल टू 2। अब हम रीजन को आइडेंटिफाई करेंगे। ये जो पहली कंस्टेंट आपने ड्रॉ करी है वो इक्वल टू लेकर ड्रॉ करी है, पर यहाँ लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो आप यहाँ पर रीजन आइडेंटिफाई करेंगे कि इस लाइन के जो पहली कंस्टेंट है, इस लाइन के लिए लेस वाला रीजन कहाँ होगा, क्योंकि ये इस पे तो जो पॉइंट है वो इक्वल वाले हैं, हमें लेस वाले भी चाहिए। तो लेस वाले पॉइंट कौन से होंगे, या तो इस लाइन के इधर या इधर। अब इधर या इधर कौन सा पॉइंट, कौन सा रीजन में सारे लेस वाले पॉइंट आएंगे जिसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई करे लेस वाली, तो वो पॉइंट कन्फर्म करने के लिए मैंने बताया कि आप इस लाइन के किसी भी एक साइड का कोई भी पॉइंट ले लीजिए। तो इधर का पॉइंट ले लिया, अगर सेटिस्फाई कर गया तो रीजन इधर होगा, नहीं करा तो उस साइड होगा। तो इस साइड का एक सिंपल सा पॉइंट मैंने इसके लाइन के इस साइड 0 0 ले लिया, लेने को इधर का कोई सा पॉइंट ये भी ले सकते हैं, ये भी ले, कोई सा भी ले सकते हैं। तो ये मैं सिंपल 0 0 ले रहा हूँ, तो 0 0 इसमें रखा, x1 भी 0 x2 भी 0, तो ये क्या आएगा 0 लेस देन 5। तो ये क्या बात ट्रू है, यस ये ट्रू है, 0 छोटा होता है 5 से। तो अगर ट्रू है तो जहाँ से ये पॉइंट लिया था, कहाँ से लिया था, यहाँ से लिया था, तो जिस साइड लाइन के ये था उस साइड का रीजन ये पॉइंट ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो सारा रीजन इसके इधर इधर होगा। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले सिर्फ ये अकेला पॉइंट नहीं, और सारे होंगे जो इसके इधर इधर होंगे, वो भी होंगे। इसी तरीके से दूसरी कंस्टेंट में भी हमने एक 0 0 रख कर देखा, तो इसमें भी 0 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0 लेस देन 1। बात सही है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब जहाँ भी ये लाइन है, कहाँ पर है ये लाइन, ये रही हमारी, उसके ओरिजिन जिस साइड है यानी कि 0 0 इस साइड है, तो सारा रीजन उसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि इसके इधर इधर होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे एक और कंस्टेंट थी यहाँ पर x2 लेस देन इक्वल टू 2। तो x2 2 से कम कहाँ होगा, तो x2 इजिकल टू 2 वाली लाइन आपने ये ड्रॉ करी थी, x2 इजिकल टू 2 वाली, और इससे लेस x2 की वैल्यू यानी कि ये वाली हाइट वो 2 से कम किधर होगी, नीचे। तो रीज़न इन सारी बातों को सेटिस्फाई करने वाला कौन सा हुआ, वही फिजिबल रीजन होगा। फिजिबल रीजन मतलब वो पॉइंट्स जो इन सारी बातों को सेटिस्फाई करे, वो एलपीपी का फिजिबल सॉल्यूशन कहलाते हैं या फिजिबल रीजन कहलाते हैं, जिसमें ये सारे पॉइंट हो। तो फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे पहले, और उनमें से हम वो पॉइंट ढूंढेंगे जिसके लिए जेड मैक्सिमम हो जाए। दैट मीन्स हमें एलपीपी का ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है, तो क्या करना होगा, फिजिबल पॉइंट रीजन के पॉइंटों में से वो पॉइंट ढूंढना होगा जिसके लिए जेड मैक्सिमम आ जाए। तो पहले फिजिबल रीजन के पॉइंट ढूंढ रहे हैं हम, तो फिजिबल रीजन के पॉइंट क्या होंगे, सबको सेटिस्फाई करें, दैट मीन्स सारे एरो को सेटिस्फाई करें। इसमें इट मीन्स इसके इधर भी हो, इसके इधर भी हो, इसके इधर भी हो, तो सारी बातों को सेटिस्फाई करो, और x1 x2 पॉजिटिव भी हो, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सारी बातों को सेटिस्फाई करता हुआ कॉमन पोर्शन कौन सा बन रहा है, वो ये बन जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से ये वाला पोर्शन आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये कॉमन पोर्शन आ गया, फिजिबल रीजन जिसे कहेंगे, ये आपका फिजिबल रीजन हो गया। इस फिजिबल रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट हैं वो सारे वो पॉइंट होंगे जो इन सबको सेटिस्फाई करते हैं। अब हमें एलपीपी का मैक्सिमम या ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन कौन सा पॉइंट होंगे, जिन पर जेड की वैल्यू इन सारे पॉइंटों में से अंदर भी और बाउंड्री पर भी जितने भी पॉइंट हैं उन सब में से हमें वो पॉइंट ढूंढने हैं जिसके लिए जेड मैक्सिमम आए। तो उसे ढूंढने के लिए जो प्रोसेस है उसे ही एलपीपी का सॉल्यूशन निकालने का प्रोसेस कहते हैं। तो हम ग्राफिकल मेथड से निकाल रहे हैं। मैं ग्राफिकल मेथड 2 टाइप के होते हैं, एक आइसोप्रोफिट मेथड और एक कॉर्नर पॉइंट मेथड। तो मैं यहाँ कॉर्नर पॉइंट मेथड से इस एलपीपी को सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो ये वाला पॉइंट हम सॉल्व करके निकाल चुके थे, इसमें 2,1 आया था इसके कोऑर्डिनेट। कॉर्नर पॉइंट उसके लिए सबसे पहले हमें सारे कॉर्नर के कोऑर्डिनेट निकालने होंगे। तो ये कॉर्नर के कोऑर्डिनेट हमारे यहाँ पर आए थे 2,1। इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने निकाली थी क्योंकि इससे होकर जा रहा था ये 1,0 पॉइंट। ये वाला पॉइंट आपका हो गया 0,0 और ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, ये हो गया 0,2। तो टोटल कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से बन गए हैं, यहाँ पर पॉइंट्स लिख दीजिए। सॉल्यूशन निकालना है तो यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर वैल्यू ऑफ जेड। ठीक है, जेड क्या था हमारा क्वेश्चन में, 2x1 + 3x2। यहाँ पर जो पॉइंट है हमारे वो लिख देते हैं। कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट है, एक तो कॉर्नर पॉइंट आया हमारा 0,2, एक कॉर्नर पॉइंट ये वाला आया 2,1, एक कॉर्नर पॉइंट हमारा क्या आया 1,0, एक कॉर्नर पॉइंट हमारा क्या है 0,0। अब इनमें ये वैल्यू रख दीजिए, ये आपका x1 हो गया और ये आपका x2 हो गया। तो x1 की वैल्यू 0, x2 की 2, तो z कितना आ जाएगा यहाँ से इस पॉइंट पर, x1 0 रखेंगे, x2 2 रखेंगे तो ये 6 आ जाएगा। यहाँ से इसके लिए z कितना आएगा, x1 आप 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 और ये x2 1 रखेंगे तो 4 + 3 यानी कि कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा यहाँ से। यहाँ पर 1 0 रखेंगे, x1 को 1 और x2 को 0, तो ये आपका z सोल्व करके यहाँ पर 1 0 रखने पर x1 की जगह पर 1 रखेंगे, x2 की जगह 0, तो ये सोल्व करके 2 आ जाएगा। इसमें रखेंगे 0 0 तो ये 0 आ जाएगा। अब आपकी प्रॉब्लम अगर मैक्सिमाइजेशन की है तो आपको इनमें से देखना है मैक्सिमम वैल्यू जिस पर आ रही है वही सॉल्यूशन पॉइंट बनेगा और वही आंसर भी बनेगा। तो आपका मैक्सिमम वैल्यू नहीं देखनी है, तो मैक्सिमम किस पर आ रही है, ये वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, ये मैक्सिमम आ रही है, तो किस पॉइंट पर आ रही है 2,1 पर। तो इसका मतलब इसका आंसर कौन सा पॉइंट बनेगा 2,1, तो ऑप्शन ये बी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और आपसे पूछे कि एलपीपी का ऑप्टिमल वैल्यू कितनी होगी, यानी कि जेड की मैक्सिमम वैल्यू, तो आंसर जेड = 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ग्राफिकल पॉइंट से क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसेस मैंने प्रॉपर्ली आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 में पूछा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज। इस एलपीपी का हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो सेम हम यहाँ पर प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो करेंगे, जो भी यहाँ पर ये हमें अभी क्वेश्चन में इसमें मैंने आपको बताया, सेम प्रोसेस से आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन आपको आंसर सी सही मिलेगा, ऑप्शन सी, जिसमें जेड की वैल्यू मैक्सिमम आपको 6 मिल जाएगी। ठीक है, ये सेम इसी प्रोसेस से सॉल्व होगा, मैं इसे डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा। नेक्स्ट आपकी बात आती है द फिजिबल रीजन ऑफ द फॉलोइंग एलपीपी इज़। इस एलपीपी का जो फिजिबल रीजन होगा वो शेप क्या होगी वो हमें बतानी है, तो इनमें से क्या शेप बने। तो इस क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन था आपका, इस क्वेश्चन में x1 + 2x2 <= 2000, x1 + x2 <= 1500, और इसको भी आपको, इसमें आपको क्या करना है फिजिबल रीजन का शेप आइडेंटिफाई करना है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने करा था, तो इसमें अगर हम देख रहे थे तो इसमें शेप क्या बन रही थी, इसमें शेप बन रहा था आपका एक क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज बन रहा था, 4 साइडेड थी, 1 2 3 4। ऐसे ही आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है, सेम इसी तरीके से रीजन को ड्रॉ करते हुए। तो रीजन को ड्रॉ करना मैंने आपको बताई है, पहले इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे x1 + 2x2 = 2000, है ना। फिर दूसरे को इसको ड्रॉ करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे x1 + x2, लेस देन का हटाकर इसकी जगह पे इक्वल लगा देंगे 1500। ठीक है, उसके बाद ये इसको भी इक्वल बना लेंगे, तो x2 = 600, और उसके बाद इस लाइन के 2 पॉइंट निकाल लेंगे, x1 0 रखकर x2 की वैल्यू निकालेंगे, दूसरी बार x2 को 0 रखकर x1 की वैल्यू निकालेंगे, तो ये 2 पॉइंट आ जाएंगे। तो लाइन को प्लॉट कर लेंगे, ऐसी दूसरी को, ऐसी तीसरे को। इन लाइन को प्लॉट करने के बाद आपको 0 0 रखकर रीजन आइडेंटिफाई करना है, तो ये शेप आपकी आ जाएगी, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में करा था, तो ये आपकी शेप आ जाएगी। तो इसमें बाउंड्री शेप की, इस रीजन की क्या बन रही है, फिजिबल रीजन जो आपका शेडेड रीजन है, तो ये इस रीजन की बाउंड्री आपकी अगर हम देखें तो ये बन रही है, जो मैं डार्क बाउंड्री कर रहा हूँ। अब इस बाउंड्री में कितनी साइड है, एक तो ये साइड हो गई RQ, एक साइड ये हो गई QP, एक साइड ये हो गई, तो 1 2 3 4 5, तो 5 साइड बन रही है। तो इसका मतलब ये शेप क्या बनेगी, पेंटागन बनेगी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, पेंटागन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ ग्राफिकल मेथड फॉर सॉल्विंग द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनमें से कौन सा ग्राफिकल मेथड है। मैंने आपको बताया ग्राफिकल मेथड जो है वो 2 तरीके के होते हैं, एक आइसोप्रोफिट मेथड और एक कॉर्नर पॉइंट मेथड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आइसोप्रोफिट मेथड का आइसोकोस्ट प्रोफिट मेथड भी कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वो पूछा कौन सा मेथड है जो ग्राफिकल मेथड है इनमें से। आप देखें कॉर्नर पॉइंट मेथड मैंने अभी बताया वो भी एक ग्राफिकल मेथड है, आइसोप्रोफिट मेथड वो भी ग्राफिकल मेथड है, आइसोकोस्ट मेथड वो भी उसी का ही नाम है आइसोप्रोफिट मेथड का। इट मीन्स ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑल। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। वो कहता है बाई ग्राफिकल मेथड द सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी। ग्राफिकल मेथड से इस एलपीपी का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा। ठीक है, इस एलपीपी का सॉल्यूशन अगर हम ग्राफिकल मेथड से करें तो वो क्या आएगा। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो एलपीपी का जो सॉल्यूशन आएगा यहाँ पर ग्राफिकल मेथड से अगर हम सॉल्व करेंगे तो अनबाउंडेड सॉल्यूशन आता है। इसका अनबाउंडेड सॉल्यूशन आने का रीज़न क्या है।
तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो इसका रीज़न बनेगा उसे ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें इस इक्वेशन में बदलना पड़ेगा, इक्वालिटी का साइन लगाएंगे, यहाँ पर भी इक्वालिटी का साइन लगाएंगे और उससे पॉइंट निकालेंगे। तो इसके पॉइंट आएंगे आपके एक तो 1,0 और एक 0,-1। तो ये पॉइंट आपका 1,0 हो गया और एक हो गया 0,-1। दोनों को ज्वाइन करके ये वाला आपकी पहली कंस्टेंट आ गई, ये वाली फर्स्ट कंस्टेंट। फिर उसके बाद हमने क्या करा, इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए इसमें x1 0 रखा, एक बार x2 0 रखा, पॉइंट निकाले। तो पॉइंट निकालेंगे आपका 3,0 आएगा और एक बार 0,3 आ जाएगा। तो 3,0 पॉइंट आपका ये हो गया, 0,3 दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये वाली कंस्टेंट आपकी आ गई। दोनों को कंस्टेंट को ड्रॉ करने के बाद आपको रीजन आइडेंटिफाई करना है जो लेस देन वाली बात को भी सेटिस्फाई करे, क्योंकि अभी आपने इक्वल लेकर ड्रॉ कर रहे हैं पॉइंट, यानी कि लाइन पर जो भी पॉइंट है वो इक्वल वाली बात को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब लेस वाले भी चाहिए, तो आपको मैंने बताया जैसे इस लाइन पहले वाली कंस्टेंट के लिए चाहिए कि लेस वाले कौन से पॉइंट होंगे जो इसे सेटिस्फाई करेंगे, तो वो पोर्शन पता करना है। तो इसमें इस लाइन के एक साइड का कोई भी एक पॉइंट उठाओ। तो इस लाइन का मैंने ये वाला एक सिंपल सा पॉइंट 0,0 उठा लिया जो लाइन के इस साइड है, ठीक है। तो इसके लिए 0,0 अगर इसे सेटिस्फाई कर जाता है तो इस जिस साइड ओरिजिन है यानी कि 0,0 उस साइड सारा रीजन होगा, यानी कि इसको सेटिस्फाई करने वाले सारे पॉइंट जिस साइड 0,0 है जो इसे सेटिस्फाई कर रहा है उसी साइड के होंगे। और अगर नहीं करे ये सेटिस्फाई तो इसके अपोजिट साइड होंगे। तो हमने यहाँ पर 0,0 रख कर देखा, तो इसमें 0,0 रखें, x1 की जगह पे 0, x2 की जगह पे 0, तो ये लेफ्ट साइड 0 आ जाएगी और लेस देन किससे रह जाएगा 1 से। क्या बात सही है? या सही है, 0 1 से छोटा होता है, ट्रू है। तो सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब जिस साइड ये पॉइंट है 0,0 जो आपने रखा था उस साइड सारा रीजन होगा, यानी कि इधर हो जाएगा। इसी तरीके से अब हम दूसरे वाले के लिए देखेंगे कि ग्रेटर वाले पे इस कंस्टेंट के लिए कौन से पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। तो ये वाली कंस्टेंट आपने ड्रॉ कर ली थी, ये वाली पॉइंट लाइन थी, ये वाली सेकंड कंस्टेंट, ये आपकी सेकंड कंस्टेंट है। तो अब इसमें कौन से पॉइंट होंगे जो एक ग्रेटर वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, वो पता करने के लिए हमने x1 x2 की जगह पे 0,0 रखा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 <3। क्या ये बात सही है? नहीं है। नहीं है तो इसका मतलब जिस साइड ओरिजिन है इस लाइन के, यानी कि इधर है ओरिजिन, तो 0,0 वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो दूसरी साइड का रीजन होगा, यानी कि इसको सेटिस्फाई करने वाले सारे पॉइंट इस साइड होंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पर इस साइड के पॉइंट होंगे। अब हमें क्या करना होता है, फिजिबल रीजन निकालना होता है, यानी कि सारी बातों को सेटिस्फाई करता हुआ। तो x1 x2 पॉजिटिव होने चाहिए, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाले, यानी कि दोनों एरो को सेटिस्फाई करने वाले। तो जो इस लाइन के इधर भी हों और इसके इधर भी हों, तो कॉमन पोर्शन कौन सा बनेगा जो सारी बातों को सेटिस्फाई करने वाला? वो ये वाला बनेगा, क्योंकि इधर के जितने भी पोर्शन होंगे, ऐसे ये लाइन तो इनफाइनाइट तक जा रही, ये जितने भी पॉइंट होंगे जो लाइन के इधर हैं और इधर हैं, वो कॉमन पोर्शन बनेंगे, दोनों सारी बातों को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से फिजिबल रीजन या फिजिबल सॉल्यूशन आ जाएगा। अब आपको इसका पूछ रहा है वो ग्राफिकल मेथड से, क्या पूछ रहा है कि ग्राफिकल मेथड सॉल्यूशन जो इसका होगा वो यूनिक होगा, बाउंडेड होगा, अनबाउंडेड होगा, ये पूछ रहा है। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए ग्राफिकल मेथड, मैंने कॉर्नर पॉइंट मेथड बताया था। तो कॉर्नर पॉइंट मेथड तब आसानी से काम करता है जब आपका जो रीजन है वो बाउंडेड हो, बंद हो, क्लोज हो। तो यहाँ पर ये क्लोज नहीं है, ये आगे तक फैलता जा रहा है। तो अब आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आपको लगाना पड़ेगा आइसोप्रोफिट मेथड, ठीक है। आइसोप्रोफिट मेथड कैसे क्या लगता है कि आपको आइसोप्रोफिट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। आइसोप्रोफिट लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो आपका ये जेड है, पहले इसको 0 के इक्वल रख दो। तो जेड को 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, प्रॉफिट लाइन ड्रॉ करेंगे पहले। तो उसके लिए आपको जेड को 0 रखना पड़ेगा, यानी कि 3x1 + 2x2 = 0। इसको 0 रखेंगे तो यहाँ से x1/x2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x1/x2 की वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी आ जाएगी, -2/3 आ जाएगी, -2/3 आ जाएगी। अब आपको इस रेशो में यहाँ से पॉइंट लेने हैं, x1 x2 दो की वैल्यू ऐसी लेनी है, एक पॉइंट ऐसा लेना है जिसे x1 और x2 का अनुपात 2 और 3 का बने रेशो। तो अगर मैं x1 को यहाँ पर 2 ले लेता हूँ, x1 को -2 ले लेता हूँ और x2 को यहाँ पर 3 ले लेता हूँ, तो ये x1/x2 ये वाली बात सेटिस्फाई कर जाएंगे। तो एक पॉइंट -2,3 लेंगे और एक ओरिजिन है ही आपका 0,0। इन दोनों को मिलाकर जो लाइन ड्रॉ होगी उसे आइसोप्रोफिट लाइन कहते हैं। तो -2,3 यानी कि x1 एक्सिस पर -1 -2, x1 एक्सिस पर -2 किधर होगा, ये -1 कहीं हो गया मान लीजिए, और ये आपका -2 कहीं पर हो गया, ये -2 यहाँ पर है। और x2 पर कितना हो जाएगा, 3। तो 1 2 3 ये हो गया। तो ये कौन सा पॉइंट आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ये पॉइंट आपका आएगा कौन सा, -2,3। अब इस पॉइंट को ओरिजिन से मिला दीजिए, इसको हम अगर ओरिजिन से ज्वाइन कर दें तो ये जो लाइन आएगी, ये वाली जो लाइन आएगी, दिस इज़ कॉल्ड कौन सा, आइसोप्रोफिट लाइन। क्योंकि इस लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे सभी पर जेड की वैल्यू सेम आएगी, यानी कि प्रॉफिट की वैल्यू, चाहे वो जेड जो है वो आपका प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा हो या लॉस को, तो दोनों ही केस में जो जेड की वैल्यू है वो आपकी सेम बनी रहेगी, इसलिए से आइसोप्रोफिट लाइन बोलते हैं। अब आपको यहाँ पर ग्राफिकल मेथड से इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ग्राफिकल मेथड क्या कहता है, ये जो आपकी आइसोप्रोफिट लाइन आई है, अगर प्रॉब्लम आपकी मैक्सिमम की है तो इस लाइन को इसके पैरेलल लाइन आगे बढ़ाते चले जाना है, इसके पैरेलल चलते चले जाना है। तो ये जो आपका फिजिबल रीजन आया है, इसका आपका लास्ट कॉर्नर
इस फिजिबल रीजन का लास्ट कॉर्नर जहाँ पर मैच करेगा इस लाइन को के पैरेलल चलने पर जो लाइन ड्रॉ होंगी ये ड्रॉ करते चले जाओ, और इस रीजन का लास्ट कॉर्नर जो आएगा अगर जहाँ पर मिलता है वो कॉर्नर इसका सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। और अगर मिनिमम की प्रॉब्लम है तो फर्स्ट कॉर्नर, तो यहाँ पर आपकी मैक्सिमम की प्रॉब्लम है। तो अगर हम इस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, ऐसे ड्रॉ करते चले जाएँ, पैरेलल चलते चले जाएँ, पैरेलल चलेंगे, एक लाइन ये आएगी, फिर आएगी, ऐसे आएगी, तो ये लाइन जो आएंगी उनमें लास्ट कॉर्नर देखेंगे तो लास्ट कॉर्नर, क्योंकि ये रीजन फैलता चला जा रहा है, आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो लास्ट कॉर्नर कहीं मिलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब इसका कोई भी बाउंडेड सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ये बढ़ता चला जाएगा, इसका मतलब जेड की वैल्यू। तो सॉल्यूशन कैसा होगा इसका? अनबाउंडेड। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका? सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट। तो एक क्वेश्चन और यहाँ पर देख लेते हैं। आज के लिए 10 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक क्वेश्चन और 10th, इसमें क्या कहता है? ए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी इज सेड टू बी डिजेनरेट। किसी भी एलपीपी का बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन डिजेनरेट कहलाता है। कब कहलाता है? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था जब डिजेनरेट सॉल्यूशन का एक क्वेश्चन आया था नॉन डिजेनरेट का, तो कि बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कोई भी एलपीपी का डिजेनरेट तब होता है जबकि कम से कम एक बेसिक वेरिएबल की वैल्यू जीरो आ जाए। तो एटलीस्ट वन ऑफ द बेसिक वेरिएबल इज जीरो। अगर कम से कम एक बेसिक वेरिएबल की वैल्यू जीरो आ जाए तो डिजेनरेट सॉल्यूशन हो जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो फॉर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ऑफ एन वेरिएबल ए सेट ऑफ वेरिएबल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x1 x2 x3 xn सेटिस्फाइंग द कंस्टेंट एंड नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन। तो ये भी मैंने आपको बताया कि जो नॉन नेगेटिविटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करे और कंस्टेंट को भी सेटिस्फाई करे तो उसको क्या कहा जाता है? एलपीपी का, उसको कहा जाता है एलपीपी का फिजिबल सॉल्यूशन। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन 12 में कहता है व्हाट इज़ द फर्स्ट मैथमेटिकल टेक्निक फॉर सॉल्विंग द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो एलपीपी को सॉल्व करने की पहली मैथमेटिकल टेक्निक कौन सी थी? सिंप्लेक्स मेथड। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज़ ए ब्रांच ऑफ। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम किसकी ब्रांच है? मैंने आपको जब वीडियो स्टार्ट करी थी तभी बताया था कि ऑपरेशन रिसर्च का एक पार्ट है, तो ऑपरेशन रिसर्च की एक ब्रांच है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 पर। ए सेट इज सेट टू बी